Assalamualaikum. Now we start chapter number 2, the computer generation. इस चैप्टर में हम कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। जनरेशन क्या होता है? जनरेशन वो है कि आपने अलग अलग कैटेगराइज कर दिया है कंप्यूटर को। अब जैसे फर्स्ट जनरेशन का आपने लिखा हुआ है, इसमें एक टाइम पीरियड गिवन टाइम पीरियड है 1942 से 1955। ये एक अलग कैटेगराइज कर दिया कि ये जो शुरू के जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो आपके उसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती थी, उसमें कौन कौन से कंप्यूटर मौजूद थे, उस कंप्यूटर के नेम्स मौजूद हैं इसमें। उसको हमने कैटेगराइज कर दिया फर्स्ट जनरेशन में। इसके बाद सेकंड जनरेशन में भी हमने उसको एक अलग कैटेगराइज कर दिया कि उसके अंदर कौन सी चीज़ें यूज़ होती थी, उसकी स्पीड क्या होती थी, उसकी कैपेसिटी क्या होती थी। पूरा टॉपिक जो है, ये जो चैप्टर है इसमें है पूरा हम कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ कंप्यूटर जनरेशन इज़ अ पॉपुलर वर्ड because we taught a lot of old and new generations. जनरेशन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट का जनरेशन क्या है? बहुत पॉपुलर वर्ड है और इसमें ज़्यादातर हम बात करते हैं ओल्ड एंड न्यू जनरेशन के बारे में। स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक पूरी डिस्कस करेंगे कि एक जनरेशन के अंदर कौन कौन से डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर आ रहे हैं। ये जनरेशन एक टेबल बना हुआ है, इसमें बेस्ड ऑन जो हमने लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन और एक टाइम पीरियड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें याद रखने की इसकी ज़रूरत है। वो क्या है? फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास कौन सा बेस था, किस के ऊपर डिपेंड था ये कंप्यूटर? वो था वैक्यूम ट्यूब्स। और इसका गिवन पीरियड ऑफ टाइम क्या है? 1942 से लेकर 1955। जब 1955 पे ये एंड हुआ इसका पीरियड ऑफ टाइम, तो उसके बाद सेकंड जनरेशन स्टार्ट हुआ और उसका टाइम पीरियड स्टार्टिंग था 1956। 1956 में सेकंड जनरेशन स्टार्ट हुआ और उसमें वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके हमारा ट्रांजिस्टर आ गया। इसका इन द एंड जब ये एंड हुआ 1964 से, तो 1965 पे जाके थर्ड जनरेशन हमारा स्टार्टिंग हुआ और उसमें ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करके इंटीग्रेटेड छोटे छोटे सर्किट्स से इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिसे हम आईसीज भी कहते हैं, आईसी 1965 से लेकर 1975 तक। नेक्स्ट उसके बाद फोर्थ जनरेशन आई, माइक्रो प्रोसेसर। और माइक्रो प्रोसेस रिप्लेस हो गया इंटीग्रेटेड सर्किट से माइक्रो प्रोसेसर। और उसका टाइम पीरियड क्या है? 1976 से लेकर 1979 तक। इसके बाद फिफ्थ जनरेशन है लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। इसमें ज़्यादा तादाद में इंटीग्रेटेड सर्किट मौजूद हैं और इसका पीरियड टाइम क्या है? 1980 से लेकर टिल प्रेजेंट एंड ऑनवर्ड। मतलब इसका टाइम पीरियड एंड टाइम पीरियड कोई गिवन नहीं है, क्योंकि 1980 से लेकर ये अभी तक प्रेजेंट में मौजूद है और इसे अभी भी हम इम्प्रूव करके यूज़ करते चले जा रहे हैं। पहला हम स्टार्ट करते हैं इस हेडिंग को, पहली हेडिंग को, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1942 से 1955। इसमें रेड से एक हाईलाइट हुआ है ENIAC। इसकी एब्रीवेशन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये हमारे फर्स्ट जनरेशन के अंदर ये हमारे कंप्यूटर है। उसके बाद उसी की इम्प्रूवमेंट जब हुई इस कंप्यूटर की, तो वो किस में हो गई? EDVAC, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये कंप्यूटर बहुत ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर है और ये यूज़ बेसिकली इसका टास्क क्या था? ये टास्क कैलकुलेशन को परफॉर्म करते हैं। और इसके अंदर कौन सी चीज़ यूज़ होती है, बेस किस पे करते हैं? ये वैक्यूम ट्यूब से, वैक्यूम ट्यूब पे बेस करते हैं। और ये ज़्यादातर वर्ल्ड वार टू जब हुई थी, ये कंप्यूटर जब यूज़ हुए थे, मिसाइल्स के प्रोजेक्टर ट्रेजेक्ट्रीज वगैरह जहाँ पे निशाना लगाने के लिए ये काम आए थे। वॉर्स वगैरह में ये कंप्यूटर यूज़ हुए थे फर्स्ट जनरेशन में। वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुआ था। वैक्यूम ट्यूब के ज़रिए इसमें बहुत ज़्यादा एक लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती थी, जिसके ज़रिए बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती थी और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे ये। जब इसका टाइम पीरियड ख़त्म हुआ, ये सारे नेम लिखे हुए हैं, एब्रीविएशन इसकी आपको याद करनी पड़ेंगी। और इसके जो फ़ीचर्स थे वो एक नेक्स्ट पेज पे इसके फ़ीचर्स लिखे हुए हैं, क्या क्या फ़ीचर्स हैं, पेज नंबर 7 पे। फ़ीचर्स, द फीचर्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आर एज फॉलोज़।
नंबर 1, दे वर लार्ज इन साइज़, इनका साइज़ बहुत ज़्यादा लार्ज होता था। दे वर द फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस ऑफ देयर टाइम, अपने दौर में ये बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग करते थे, बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इनको कहा जाता था। दे हैड लिमिटेड प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटीज़, इसमें एक लिमिटेशन थी, इससे ज़्यादा कोई प्रोग्रामिंग हम इसमें नहीं कैपेबल कर सकते। इसकी स्पीड क्या थी, स्लो ऑपरेटिंग स्पीड, इसकी स्पीड कोई ज़्यादा हाईली फास्ट नहीं थी, स्लो स्पीड पे काम करते थे। दे हैड हाई पावर कंजप्शन, बहुत ज़्यादा ये पावर को कंज्यूम करते थे, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे। अ कंप्यूटर टिपिकली यूज़ मोर दैन 10,000 वैक्यूम ट्यूब, एक कंप्यूटर मोर दैन 1000 वैक्यूम ट्यूब्स लेता था जब जाके वो चलता था, मतलब बहुत ज़्यादा ही वैक्यूम ट्यूब जब उस पर लगती थी तो बहुत ज़्यादा ही उसमें से के हीट प्रोवाइड होती थी, इससे बहुत ज़्यादा गर्मी की शिद्दत बढ़ जाती थी। तो ये सारी इसकी फ़ीचर्स थी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की। इसके बाद सेकंड जनरेशन कंप्यूटर पर आए, उसका टाइम पीरियड स्टार्ट है 1956 से लेकर 1964। इसमें एग्जांपल्स में लिखा हुआ है कौन कौन से सेकंड जनरेशन में कंप्यूटर आए, और उसका बेस क्या था हमारा, ट्रांजिस्टर, मतलब वैक्यूम ट्यूब पर रिप्लेस कर दिया गया किससे, ट्रांजिस्टर से। द कंप्यूटर ऑर्गेनाइज इन द पीरियड वर हैविंग ट्रांजिस्टर टू इंक्रीज द स्पीड एंड प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले में इसकी स्पीड और इसकी जो कैलकुलेशन की जो परफॉर्मेंस थी, इसकी ये सब चीज़ें क्या हो गई, इसकी भी चीज़ बढ़ गई, इंक्रीज़ हो गई। दे क्रेडिट फॉर द डिस्कवरी और ट्रांजिस्टर गोज़ टू द नोबेल प्राइज़ विनर ऑफ जॉन बार्डन, H.W. ब्रैडफिन एंड विलियम बी शॉकली। इन सब को क्या हुआ, जब इन्होंने एक डिस्कवर किया वैक्यूम ट्यूब से हटा के ट्रांजिस्टर को, तो इनको उस वक्त नोबेल प्राइज़ दिया गया। These transistors were more powerful, more reliable, less expensive, smaller and cooler operate than the first generation. फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले में इनका साइज़ भी स्मॉल था, फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस हो गई फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले में। प्रोग्रामिंग की जो इसकी लिमिटेशन थी वो उससे ज़्यादा बढ़ गई। इसकी जो स्लो ऑपरेटिंग करता था फर्स्ट जनरेशन, ये उससे ज़्यादा फास्ट करने लगा। और जो उसके बाद जो कंज्यूम करता था इसकी पावर को, पावर इसकी कंज्यूम हाई थी, लेकिन इसका जो हीट प्रोवाइड करता था, हीट फर्स्ट जनरेशन में ज़्यादा हीट हो जाती थी वैक्यूम ट्यूब की वजह से। जब वैक्यूम ट्यूब को हटा दिया तो ये जो कंप्यूटर था वो कूलर ऑपरेट करने लगा फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले में। ये सब इसकी एग्जांपल्स गिवन है। नेक्स्ट पेज पे आएंगे, डिटेल में इसकी फ़ीचर्स गिवन है हमारे पास। नंबर 1 देखेंगे, दे वर मोर दैन 10 टाइम फास्टर दैन द फर्स्ट जनरेशन, 10 गुना ज़्यादा फास्टर था किससे, फर्स्ट जनरेशन से। स्मॉलर था फर्स्ट जनरेशन से, और इसमें स्पेस क्या थी इंस्टॉलेशन की, स्मॉलर थी, लेकिन ये इसमें साइज़ के मुकाबले में फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले में ये छोटा था। दे वर मच मोर रिलायबल एंड प्रोन टू हार्डवेयर फेलियर, इसमें ये बहुत ज़्यादा मच मोर रिलायबल था फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले में। लेस हीट वॉज जनरेटेड, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें हीट जनरेटेड क्या था, लेस, कम से कम इसमें हीट निकलती थी, इससे ज़्यादा कोई हीट वगैरह इसमें मौजूद नहीं थी। फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले में ये थोड़ा फास्ट कंप्यूटर था। अब जब थर्ड जनरेशन आई, थर्ड जनरेशन का टाइम 1965 से स्टार्ट हो गया, 1975 पे एंड हुआ, तो जाहिर सी बात है जब थर्ड जनरेशन आया तो वो उससे ज़्यादा पावरफुल था। वो किस चीज़ से रिप्लेस हो गया हमारा, आईसीज़ से। आईसीज़ क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट। अब इसमें इसके फ़ीचर्स और ज़्यादा अच्छे होते चले गए। इसके फ़ीचर्स हम देखेंगे, दे वर मच मोर पावरफुल दैन द सेकेंड जनरेशन। टाइम के गुजरने के साथ साथ कंप्यूटर में एक अलग इन्वेंशन क्रिएट होती चली जाती है। हर कोई अगर अपनी एक थिंकिंग, अपनी सोच के मुताबिक अपना एक कंप्यूटर को और ज़्यादा इम्प्रूव करता चला जाता है। जैसे फर्स्ट जनरेशन बहुत स्लो था, उससे ज़्यादा फास्ट सेकंड हुआ, एंड उसके बाद ज़्यादा फास्ट थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर सेकंड जनरेशन कंप्यूटर से मोर पावरफुल था, बहुत ज़्यादा ताकतवर, उससे ज़्यादा कंप्यूटर कह लें, और कैपेबल था मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन एक साथ करने के।
बहुत सारी हमने उसको बहुत सारे परफॉर्म करने के लिए हमने उसको इंस्ट्रक्शन दे दिए और उसने विद इन अ सेकेंड में उसने सारी परफॉर्म कर देंगे कैलकुलेशंस वगैरह जितने भी है। दे वर मच मोर स्मॉलर दैन अर्लियर जनरेशन कंप्यूटर, जितने भी इससे पहले जनरेशन के कंप्यूटर में मौजूद थे इन सब से वो बहुत ज़्यादा छोटा कंप्यूटर था। इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, कॉन्सेप्ट में हमें बहुत अच्छा समझ में आएगा। द ट्रांसिस्टर यूज़ इन सेकेंड जनरेशन, ट्रांसिस्टर यूज़ होता था सेकेंड जनरेशन में एंड ट्रांसिस्टर को कंबाइन करा, बहुत सारे ट्रांसिस्टर को कंपोनेंट्स को मिला के एक स्मॉल पैकेज बन गया। छोटे छोटे ट्रांसिस्टर को मिला के हमने एक स्मॉल पैकेज बनाया। दिस स्मॉल पैकेज इज़ कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट और इन शॉर्ट आईसीज एंड इवन कॉल्ड चिप। मतलब हम इसे इंटीग्रेटेड सर्किट भी कह सकते हैं, आईसीज और स्मॉल चिप भी हम इसे कह सकते हैं। मतलब बहुत सारे ट्रांसिस्टर को हमने बहुत सबको कंबाइन करा, उसको एक स्मॉल पैकेज में कन्वर्ट कर दिया। उस स्मॉल पैकेज को हम उसका एक स्मॉल पैकेज, बहुत सारे ट्रांजिस्टर यूज़ उसको के एक स्मॉल पैकेज, वो हमारा एक क्या कहलाएगा, वो इंटीग्रेटेड सर्किट कहलाएगा। तो ये इसका एक कॉन्सेप्ट है। बिसाइड द स्पेशलिटीज़ द डिसएडवांटेज ऑफ यूजेस इन लिमिटेड मेमोरी फॉर शॉर्टेज। इसकी एग्जांपल्स हमारे पास गिवन है, IBM है 360, 370 ICL और इसका वर्जन भी हमारे पास गिवन है 1900 एंड 2900। ये हमारे पास इसकी एग्जांपल्स गिवन है थर्ड जनरेशन की। इसके बाद फोर्थ जनरेशन में हम आएंगे 1976 से लेकर 1979 तक इसका टाइम पीरियड गिवन है। और इसके पास क्या चीज़ रिप्लेस हो गई हमारी, थर्ड जनरेशन में हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट था। अब फोर्थ जनरेशन में हमने इंटीग्रेटेड सर्किट को हटा माइक्रो प्रोसेसर हमने उसमें यूज़ कर रहे हैं। माइक्रो प्रोसेसर क्या है, जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर में जो प्रोसेसर लगा हुआ होता है वो हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, जो अभी भी हम यूज़ करते हैं। जो कंप्यूटर हमारे होम्स वगैरह में है, स्कूल वगैरह में है, इसके अंदर CPU में एक प्रोसेसर लगा होता है, हम उसे कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर। ये एक स्मॉल चिप होती है जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को तेज़ कर देती है। मतलब उसकी हमने कुछ भी कंप्यूटर में हमने इनपुट कर रहे हैं तो हम उसका जो भी प्रोसेसिंग स्पीड है वो बहुत ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर की मदद से वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। अब इसके फ़ीचर्स भी क्या होंगे, इसके फ़ीचर्स भी यही हैं, ये फास्टर होगा किससे, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर से। इसका साइज़ क्या होगा, इसका साइज़ भी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर से स्मॉल होगा ये। और इससे हम क्या कर सकते हैं, हम इसे सबसे अच्छी बात यह है कि हम इसे इजी टू यूज़ कर सकते हैं, हम इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। अब ये लास्ट कॉन्सेप्ट में, जो कॉन्सेप्ट से ऊपर जो एक लाइन लिखे, द आईसीज हैव नाउ इमर्ज एज सो सोफिस्टिकेटेड द एंटायर कंप्यूटर सर्किट इज प्लेस ऑन अ सिंगल सिलिकॉन चिप नेम द माइक्रो प्रोसेसर। अब पहले क्या कॉन्सेप्ट था, वो ये था कि सेकेंड जनरेशन में जो हमारे पास ट्रांजिस्टर, बहुत सारे ट्रांजिस्टर मिलके एक स्मॉल पैकेज बना रहे थे जिसे हम आईसी कह रहे थे। अब यहाँ पे बहुत सारे आईसीज़ को हमने क्या कर दिया, इमर्ज कर दिया और एंटायर कंप्यूटर सर्किट में प्लेस कर दिया। मतलब कंप्यूटर के अंदर CPU में हमने इसको प्लेस कर दिया, एक सिलिकॉन चिप बन गई सिंगल। तो हमने उस सिलिकॉन चिप का नाम क्या दिया, माइक्रो प्रोसेसर। वो सारी चीज़ें इसको फास्टर कर देती है किससे, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर से। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की कुछ एग्जांपल्स गिवन है, इंटेल 4004, एप्पल मैकिनटॉश G4 एंड G5 स्पेक्ट्रम वगैरह। ये सारे एग्जांपल्स आप देख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर 1980 से लेकर टिल प्रेजेंट एंड ऑनवर्ड। मतलब अभी तक इस को यूज़ किया जा रहा है। आर्टिफिशियल ये इसमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ होता है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में। बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो AI हम जिसे बोलते हैं वो इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये उस तरीके से बिहेव करता है कंप्यूटर जैसे ह्यूमन कुछ भी सोचता है, समझता है, खुद से हम टास्क परफॉर्म करते हैं। इसी तरीके से इस कंप्यूटर को भी ऐसे ही टास्क के लिए हम इसको तैयार करते हैं कि ये अपने टास्क को परफॉर्म करने की सलाहियत खुद से बढ़ाता चला जाए। तो इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। माइक्रो प्रोसेसर की चिप्स, उसमें बहुत ज़्यादा 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से मिलकर एक माइक्रो प्रोसेसर की चिप होती है जो इसकी मेमोरी को और हार्ड डिस्क को डबल कर देती है।
और इसकी जो इस प्रोसेसिंग की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा होती है। और ये इस टाइप के जो कंप्यूटर्स वगैरह होते हैं वो अपनी सलाहियत ख़ुद अपने बढ़ाते रहते हैं। ये आम तौर पे हर किसी के तो यूज़ में नहीं होता। ये ज़्यादातर का जो रिसर्च और वो साइंटिस्ट वगैरह जो बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स और कंप्यूटर बनाता है, ये बहुत सारे टास्क ये कंप्यूटर परफॉर्म कर सकते हैं। दिस अल्टीमेटली रिजल्ट इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अ वेरी पावरफुल एंड कॉम्पैक्ट कंप्यूटर एट चीपर रेट्स। पोर्टेबल नोटबुक कंप्यूटर इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ ए पोर्टेबल कंप्यूटर जो है हमारे पास जैसे नज़र आ रहा है, ये इसकी एक बेहतरीन एग्जांपल ऑफ 5th जनरेशन कंप्यूटर की। इसके कुछ फ़ीचर्स हैं वो देख लेते हैं। पोर्टेबल पीसीज़ आर मच मोर स्मॉलर एंड हैंडी दैन द पीसीज़ ऑफ द 4th जनरेशन। मतलब पोर्टेबल पीसीज़ कहलाते हैं ये, इसको हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत स्मॉलर होते हैं। किससे? 4th जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हमारे पास मौजूद थे उससे ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। अलाउइंग यूज़र्स टू यूज़ कंप्यूटिंग फैसिलिटी इवन वाइल ट्रैवलिंग के दौरान भी हम इस कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे स्मार्ट मोबाइल्स हैं, स्मार्ट डिवाइस के अंदर भी पूरा सिस्टम ऐसा ही हमारे पास मौजूद होता है कि हम इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। द सुपर कंप्यूटर आर सेवरल टाइम्स मोर पावरफुल दैन द मेन फ्रेम सिस्टम एंड सुपर कंप्यूटर्स ऑफ द 4th जनरेशन। ये क्या है, वो बहुत ज़्यादा सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। ये सेवरल टाइम्स मोर पावरफुल होता है किससे? मेन फ्रेम कंप्यूटर से। और जो 4th जनरेशन के कंप्यूटर थे उससे ज़्यादा पावरफुल हैं। दे कंज्यूम मच लेस पावर दैन द अर्लियर कंप्यूटर। इसमें ये जो पावर्स लेते हैं बहुत ज़्यादा कम पावर लेते हैं, मच लेस पावर लेते हैं। अर्लियर जितने भी हमारे पास कंप्यूटर्स मौजूद थे जनरेशन्स में, उन सब के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम पावर होती है इनकी। इसके अलावा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बता रहा था वो ये है कि एआई सिस्टम जो बेस होता है, फॉर एग्जांपल अब तो ऐसी कार्स वगैरह मौजूद हैं कि हमें कोई पर्सन को ज़रूरत नहीं है उसमें बैठने की, चलाने के लिए कि कोई उसको ड्राइव करे। उसमें अगर एआई सिस्टम मौजूद है तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए उसके अंदर कोई ऐसा सिस्टम मौजूद होता है कि वो खुद रोड पे वो कार्स खुद परफॉर्म कर सकती है अपना टास्क। कहाँ पे उसको स्पीड स्लो करनी है, अगर उसके पास सामने से कोई दूसरी कार ड्राइव होते हुए आ रही है तो खुद उसको पता चल जाएगा कि सामने कोई कार आ रही है। तो उसके अंदर एआई सिस्टम मौजूद है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद समझ रही है कार के सामने से कितनी स्पीड पे कार आ रही है। तो ये वाला सिस्टम जितना भी है ये 5th जनरेशन में है, जो अभी तक 1980 से लेकर 2020 जो प्रेजेंट हमारा है और इसके आगे भी ऑनवर्ड चल रहा है, क्योंकि इसका एंड पॉइंट गिवन नहीं है। तो इसका मतलब है ये एंड तक ये सारा परफॉर्मेंस और इस पर काम किया जा रहा है। इसकी एंड में ये है कि ड्रीम्स ऑफ द साइंटिस्ट का एक ख्वाब है। क्या है? टू गिव मैन काइंड अ मशीन बिहेविंग ऑलमोस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग इन सेंस ऑफ टॉकिंग, सीइंग, हेयरिंग एंड यूटिलाइजिंग ह्यूमन लैंग्वेज। एआई का जो सिस्टम मैंने आपको बताया ये सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क हमने इसको बता दिए, वो परफॉर्म करेगा और इसमें खुद ही सोचेगा समझेगा, इसके अलावा कोई टास्क वो परफॉर्म नहीं कर सकता। लेकिन साइंटिस्ट का ड्रीम क्या है कि वो एक ऐसी मैनकाइंड मशीन बनाए जो किसके ज़रिए कैसा बिहेव करे, जैसे ह्यूमन बीइंग बिहेव करता है, जैसे आम इंसान बिहेव करते हैं कि हमें कुछ भी काम करना है, हमें कहीं पे भी चल के जाना है तो खुद ही हमने टास्क परफॉर्म कर लिया। जैसे हमें देखना है, हमें सुनना है, हमें बातें करनी है अपनी लैंग्वेजेस में। इस टाइप का एक ख्वाब है साइंटिस्ट का जो वो चाहते हैं कि वो पूरा हो। लेकिन इसको करने में भी बहुत ज़्यादा भी टाइम है, ये एकदम नहीं हो सकता 2020 सेंचुरी में, तो अभी ये पॉसिबल नहीं है और आगे भी इसका कोई चांस अभी नज़र नहीं आता। क्यों? ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मशीन कोई ह्यूमन बीइंग की तरह परफॉर्म कर ले ऐसा कोई पॉसिबल तो नहीं है। लेकिन हम उसको एक स्पेसिफिक टास्क बता सकते हैं कि वो हमें उसको एक टास्क करवाना है तो वो सिर्फ और सिर्फ वही टास्क परफॉर्म करती है। अदरवाइज़ इसके अलावा वो कोई खुद से कुछ सोच के ये टास्क परफॉर्म नहीं कर सकती। तो ये ड्रीम ऑफ द साइंटिस्ट ये है।